देवभूमि के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्म पिथौरागढ़ के एक छोटे से गांव में हुआ। पुष्कर सिंह धामी के पिता फौज में थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव में हुई। पुष्कर सिंह धामी हायर एजुकेशन के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी गए। यहाँ बीए और एमए करने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने लॉ की डिग्री हासिल की। पुष्कर सिंह धामी छात्र राजनीति में सक्रिय थे। एबीवीपी के एक्टिविस्ट थे। पुष्कर सिंह धामी ने कई साल तक बीजेपी के संगठन में काम किया। जब भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने तो पुष्कर सिंह धामी ने उनके ओएसडी के रूप में काम किया। 2012 में धामी पहली बार एमएलए का चुनाव जीते और 9 साल बाद 2021 में उत्तराखंड के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने बाद उत्तराखंड का चुनाव था। पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी को लगातार दूसरी बार जिताकर रिकॉर्ड बनाया। पुष्कर सिंह धामी के कुछ ही साल के कार्यकाल में उत्तराखंड ने बहुत सी विपदाओं का सामना किया है। पुष्कर सिंह धामी अपने निर्भीक फैसलों की वजह से खबरों में बने रहते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के लॉ ग्रेजुएट पुष्कर सिंह धामी आपकी अदालत और एक फौजी परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिताजी सेना में थे और हमारे यहाँ एक परिपाटी भी है कि प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में होता है और हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सेना के साथ संबंध है। तो मैं भी सेना में जाना चाहता था, लेकिन परिवार में अकेला होने के कारण से माँ ने कहा कि नहीं, तुम सेना में नहीं जाओगे। तो मैं सेना में तो नहीं जा पाया, लेकिन सेना के जो संस्कार हैं, सेना का जो अनुशासन है, जो समयबद्धता है, वो सारी मैंने सेना से विरासत में मिली, क्योंकि पिताजी के साथ बचपन से ही सेना के साथ पढ़ा बड़ा हुआ। तब माँ से शिकायत तो नहीं होगी? तो नहीं जा पाया, लेकिन जो एक सैनिक अपने कर्म क्षेत्र में जाकर करता है, उसको अपने कर्म क्षेत्र में करने की मैं कोशिश करता हूँ। ये सही है कि शुरुआती जिंदगी जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, चाइना बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर के नज़दीक पिथौरागढ़ का सीमांत क्षेत्र, और स्कूल जाने के लिए भी कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। और अभी नए बच्चे या हमारे यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे ऑडियंस हैं जो आए हैं इसमें, तो आप सब लोग पाठी जानते हैं, तख्ती में पढ़ाई करी है। इन लोगों ने जो यूट्यूब स्कूल में जाके लिखते थे तख्ती में, दवात में जो खड़िया था वो घोला जाता था, कलम से लिखाई होती थी, और जब घर आ जाते थे तो घर आने के बाद उसको मिटाते थे। मिटाने के बाद रात में जो रेडियो के सेल होते थे, रेडियो के सेलों में से जब वो पूरा सेल यूज हो जाता था तो जो काला निकलता था, उस काले को पोत देते थे भिगा के और चमकाते थे। कोशिश करते थे कि जैसे शीशा होता है दर्पण, वैसे आरसी की तरह वो बन जाए और उसमें जो है तस्वीर दिखाई देने लगे सामने से। फिर उसका लिखने का मजा होता था और खड़ंजा भी नहीं होता था, केवल था, और नीचे से ठंड भी लगती थी। तो घर से जो टाट होती थी, बोरी होती थी, खाद आती थी जिसमें, या कोई अन्य सामान आता था, उसको भी हम अपने बस्ते में लेकर जाते थे साथ में, उसको बिछाते थे, फिर उसको वापस आते थे। हम लोगों को 1 साल में 2 साल में कभी तब बनते थे जब परिवार में कोई विवाह इत्यादि का कार्यक्रम होता था, या कभी हमारे यहाँ जो पहाड़ में मेले होते थे उनमें होता था। और जो दूसरी बात आपने पूछी खाने की, उसमें आजकल के बच्चे तो कहते हैं कि हम पूड़ी नहीं खाएंगे, हम हलवा नहीं खाएंगे, यही होता है ना। हम लोगों के समय में हम खुश होते थे कि अभी दीपावली आने वाली है, अभी हमारा ये त्यौहार आने वाला है। जैसे माघ के महीने में हमारे यहाँ एक घुघुतिया त्यौहार होता है, मकर संक्रांति को। जैसे देश में अलग अलग जगह पर इस त्यौहार को मनाते हैं, कहीं मकर संक्रांति, कहीं माघी, कहीं लोहड़ी, कहीं पोंगल, कहीं बिहू। तो हमारे यहाँ पर एक घुघुतिया त्यौहार होता है, मकर संक्रांति का, उत्तरायणी का त्यौहार।
तो हम बहुत दिनों से इंतजार करते रहते थे कि कब त्यौहार आएगा, कब हमको पूड़ी खाने को मिलेंगी, कब मांस के पकौड़े होते हैं वो बन के मिलेंगे, कब हमको हलवा मिलेगा। इंतजार करते थे और साल में एक आध बार ऐसा अवसर आता था। आप पहले हम 4 लोग लखनऊ पहुंचे तो हम किसी को जानते नहीं थे लखनऊ में। छात्रावास तो बाद में गए, उससे पहले हम 4 लोगों में से हम लोगों ने करा रेलवे स्टेशन चारबाग में उतरे और चारबाग में उतरने के बाद हमने सामान रख दिया अपना। सामान रखने के बाद 2 लोग सामान देखते थे, यहाँ रहते थे, और 2 लोग हम रूम देखने जाते थे। हमको 3 दिन के बाद रूम मिला, फिर हम रूम में शिफ्ट हुए और फिर हमने कोचिंग शुरू करी। लखनऊ में न्यू स्टैंडर्ड कोचिंग एक बहुत प्रसिद्ध कोचिंग हुआ करती थी उस ज़माने में। उस कोचिंग की पढ़ाई करी और पढ़ाई करते करते विश्वविद्यालय में एडमिशन भी ले लिया लखनऊ विश्वविद्यालय में, और फिर वो बीए की पढ़ाई भी शुरू। मैं रिसर्च भी करना चाहता, उत्तराखंड बन गया और मैं छात्र राजनीति में पहले से था, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, संघ का स्वयंसेवक था। मैंने आईटीसी, ओटीसी जो भी हमारे प्रशिक्षण वर्ग होते हैं वो सारे जो प्रारंभिक काल में करते हैं। मैं देख रहा था कि बैकडोर से आया है, ऐसा आपकी अदालत में मेरे ऊपर इल्ज़ाम है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग बचपन से स्वयंसेवक रहे हैं और बहुत सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ जो हमारे विचार, परिवार की, संगठन की जो नीतियाँ हैं, उन सबको पार करते हुए या उन सभी को कहीं न कहीं उन दायित्वों पर, चाहे वो नगर स्तर के, विश्वविद्यालय स्तर के, प्रादेशिक स्तर के, उन सभी दायित्वों में रहने के बाद, छात्र राजनीति में रहने के बाद, युवा विधानसभा का जो 2022 में आम चुनाव हुआ, उस आम चुनाव में जब उत्तराखंड की जनता के सामने गए तो हमने ये प्रस्ताव रखा, ये अपना संकल्प रखा कि नई सरकार का गठन होगा तो हम उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। उसके लिए कमेटी बनाएंगे और उसके पीछे हमने कुछ कारण भी बताए। कारण था कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड में 4 धाम है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड यमुना जी का प्रदेश है, उत्तराखंड आदि कैलाश है, ऋषि मुनियों की भूमि है। प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, कहीं देश के अंदर किसी न किसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हमने उत्तराखंड की जनता के सामने रखा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जो राज्यों को समान नागरिक संहिता लागू करने का जो प्रावधान किया गया है, उसके तहत हम उत्तराखंड में रहने वाले किसी भी, कोई जाति का होगा, पंथ का होगा, धर्म का होगा, समुदाय का होगा, सबके लिए हम एक समान कानून लाएंगे। इस पर कोई ऐसा निर्णय तो नहीं आया और हम न्यायालय जो भी निर्णय देगा उस निर्णय के आधार पर ही आगे बढ़ने वाले हैं। न्यायालय के आदेशों का ही पालन करने वाले हैं। हम व्यवस्था को तोड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम जोर जबरदस्ती करने वाले लोग नहीं हैं, हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं। कानून के उत्तराखंड की सरकार रही है और जिस तरह से आपने इलीगल इंक्रोचमेंट पर अभी बात की, लेकिन लोगों का कहना है कि इससे पहले कभी भी इस तरीके की इंक्रोचमेंट पर कार्रवाई नहीं की गई जिस तरीके की अब कठोरता से कार्रवाई हो रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ के सोशल फैब्रिक को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर कोई काम पहले गलत हुआ है तो हम सब नए लोग हैं ना, सब लोगों को सुधारना चाहिए कि नहीं सुधारना चाहिए? धार्मिक भावनाओं को भड़काकर तुष्टीकरण को पोषित करने वाले लोग, इन नौजवानों को गलत रास्ते पर धकेलने वाले लोग, मैं उनसे एक बात साफ कह देना चाहता हूँ। मैं कभी किसी को न तो चेतावनी देता हूँ, न किसी के खिलाफ अनावश्यक रूप से कोई काम करता हूँ, लेकिन उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर सबको विधि को मानना पड़ेगा, कानून को मानना पड़ेगा, अन्यथा कानून उनके खिलाफ काम करेगा। जो भी इस प्रकार की व्यवस्था को लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए जिन लोगों ने ये उपद्रव किया है, जिन लोगों ने अनावश्यक रूप से, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, पुलिस पर, प्रशासन पर, पुलिस के जो महिला पुलिसकर्मी हैं, हमारे पत्रकार हैं, जिन्होंने भी इन पर हमला किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उनके फुटप्रिंट निकाले जा रहे हैं, वीडियो फुटेज निकाले जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरों से उनकी पहचान की जा रही है और इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है कि भविष्य में कभी इस प्रकार की घटनाओं की अब पुनरावृत्ति न हो, दोबारा से घटना न हो। अंदर बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं। आप अभी मैं हरिद्वार में था,
150, 200, 500 की बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों हजारों की संख्या में वहाँ आई थी। उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है सारे जो अच्छा काम करने वाले हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपना व्यापार कर रहे हैं, राज्य को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, किसी को परेशानी उत्तराखंड में नहीं होगी। मैं आपकी अदालत में ये वचन दे, उनको किसी प्रकार की उनकी संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता है, उनकी भी चिंता करी है। और विशेषकर से हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं जो इसमें रहती हैं, उनकी चिंता की है। इसके साथ साथ पुरुष वर्ग की भी चिंता की है। और ये बात अब आई है कि इसमें हमने जो रजिस्ट्रेशन कर दिया वो क्यों कर दिया, ये आज से पहले तो इस प्रकार की बात कभी नहीं आई। इसलिए आइए, मैंने पहले कहा कि हमारा ध्येय किसी को परेशान करना नहीं है, जो माननीय न्यायालय, लेकिन कम से कम सुरक्षा तो हो बच्चों की। अब दो लोग 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उनकी मोहब्बत गड़बड़ा जाती है, तो उसके बाद वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। आपने वो भी कानून बनाया है कि अगर कि अब हम साथ में नहीं रहते हैं, ठीक है, उनके लिए भी अच्छा है, उनके माता पिता के लिए अच्छा है। थोड़े समय के बाद सबको पता लगेगा कि ये कानून सबके अच्छाई के लिए बनाया है, किसी को टारगेट करने जैसी कोई व्यवस्था इसमें नहीं करी गई है। अब ये लेकिन सूचना चली जाए उनके माता पिता तक। कई बार माता पिता के सामने ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जब उनका बेटा बेटी किसी अनहोनी का शिकार हो जाते हैं, तो आप स्वयं सोचिए कि उनके माता पिता पर क्या गुजरती है। पूरी ज़िंदगी भर उनके सामने रोने के सिवा कोई बात नहीं होती, पछताने के सिवा कोई बात नहीं होती। इसलिए हमने पूरा लोगों के विचार लेकर इस पर काम किया है कि उनकी सुरक्षा भी हो, उनका जीवन आगे के लिए भविष्य भी ठीक हो। ये शक्ति खराब है और हमने जो है उत्तराखंड में ये चीज़ बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य जैसी चीज़ें नहीं हैं। और देवभूमि में बिल्कुल इसका कोई स्थान नहीं है। देवभूमि पवित्र है और पवित्र रहनी चाहिए। अब नहीं कर रहे हैं, सबके लिए हमने कहा कि सुरक्षा के लिए सब कर रहे हैं सर। ऐसे कानून लाखों करोड़ों लोग जरूर मुझे आपके माध्यम से सुनेंगे। आपने प्रश्न उठाया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। कि प्रशासन कोई भी इसका फायदा न उठाए, किसी के साथ ज्यादती न करे, इसके लिए हमने विधेयक अभी वो विधेयक पारित होने के बाद एक्ट के रूप में उसको परिवर्तित होना है। उससे पहले हमने एक कमेटी बना दी है कि किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्व्यवहार, किसी प्रकार की ज्यादती, किसी प्रकार का ज़्यादा दबाव या अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान किया जाए, वो सबसे हम जो है पूरी तरह से उसको एक मॉडल के रूप में बनाएंगे। जैसे हमने उत्तराखंड में सबसे पहले लागू करा है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में लागू होने के बाद देश के अन्य राज्य भी इसको लागू करेंगे। तो इसलिए हमारी ये चिंता भी है, हमारा एक काम भी है, दायित्व भी है कि हम इस कानून को बनाने में और इसके इम्प्लीमेंटेशन में एक ऐसा उदाहरण रखें कि जो आने वाले समय में सबके लिए एक आदर्श का काम करेंगे। कि इस केवल रजिस्ट्रेशन है, सूचना दे देंगे और उनके माता पिता तक बात चली जाएगी। वो भी जो बच्चे 18 से 21 साल के बीच के होंगे या 18 साल से छोटे होंगे, 21 साल से छोटे जाएगी उनके माता पिता। और एक ये भी सवाल, और शादी में इसमें कोई नई व्यवस्था नहीं है। पहले भी जो हमारे यहाँ मैरिज रजिस्ट्रेशन इत्यादि होता है या मैरिज होती है कोर्ट में, तो उसमें भी माता पिता को जाता है, पहले से भी जाता है। ये व्यवस्था पहले से है। देखिए बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें व्यवस्था की गई है, लेकिन जो भी जिस धर्म में जो मान्यता है, जिस धर्म में जो मान्यताएं चली आ रही हैं, उन मान्यताओं से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की है। नहीं, आपको मेरी बहन, मौसेरी बहन, माँ, सौतेली माँ, नानी, सौतेली नानी, परनानी, हमारी दीदी, सौतेली दादी और परनानी की विधवा, बेटे के पोते की विधवा, बेटे की नातिन। ये सुन के लोग बड़े खुश होंगे जैसे शादियां हो रही थी। मंदिरों के नाम पर वोट मांगती है और धर्म की बातें करती है और काफी पुराने जमाने की सोच है आपकी, तो इस पे आपका क्या कहना है? राहुल गांधी जी क्या ये चाहते थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बने? देखिए, पूरा देश, पूरी दुनिया कई सदियों से ये इंतजार कर रहे थे कि भगवान राम का अयोध्या में जहाँ पैदा हुए वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। मंदिर बना है, इसमें राजनीति की बात कहाँ है? इसमें कोई राजनीति नहीं है। और राम तो हमारे भी हैं, उनके भी हैं। जो राम को माने, राम उनके हैं। जहाँ पर हम कहते थे कि अरब कंट्री है, सऊदी अरब है, दुबई है, आबू धाबी है,
ऐसे स्थान पर दुनिया का एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है अबू धाबी में, जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। तो आज पूरी दुनिया जो है मंदिरों की तरफ जा रही है। मंदिर बनाना और राम का नाम लेना कोई बुरी बात है क्या? जो सिलक्यारा टनल जो लगभग पूरा होने की ओर है, 30 किलोमीटर के लगभग की टनल है और 3.5 किलोमीटर बननी अब रह गई है। और अचानक 12 नवंबर 2023 को अचानक मलबा आता है और मलबे में हमारे 41 मजदूर भाई उसके अंदर फंस जाते हैं और बड़ी जद्दोजहद हुई उसमें। पहले दिन से, क्योंकि दीपावली का दिन था 12 तारीख को, और ऐसे सूचना आई कि मजदूर अंदर फंस गए हैं। तो अक्सर होता है जब ये काम चलता है तो कहीं कोई ना कोई रुकावट आती है। तो मुझे लगता था कि ये काम जो है हो जाएगा, अभी जेसीबी लगेंगी, पोकलैंड लगेंगी, मलबा हटाया जाएगा और सारे मजदूर जो है बाहर आ जाएंगे। पहले दिन काम शुरू हुआ, जेसीबी लगाई गई, पोकलैंड लगाई गई, थोड़ा मलबा हटाया। जितना मलबा हटाया जा रहा था उससे कई गुना ज़्यादा मलबा गिरने लगा। उसके बाद ह्यूम पाइप जोड़े गए, दूसरी मशीनें लाई गई। ह्यूम पाइप से कुछ मीटर पाइप अंदर को गया, पुश किया गया पाइप को। 5-7 मीटर जाने के बाद रुक गया। आगे हार्ड रॉक आ गए, पत्थर आ गए। ये करते करते कई दिन लग गए। बाद में कुछ 4-5 दिनों के बाद और इंजीनियर बुलाए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन पूछ रहे थे कि अब मजदूरों का क्या हाल है, अब कैसे हैं, उनके लिए खाने का क्या इंतजाम किया है, पाइप से राशन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पाइप कितना बड़ा है, मशीनें आ गई कि नहीं आ गई। तो उनको बताते थे। उनका पूरा कार्यालय भी वहाँ से लगा हुआ था। फिर इंदौर से ऑगर मशीन, अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, ऑगर मशीन मंगाई गई। वो ऑगर मशीन भी गई, 21 मीटर तक गई। 21 मीटर पर जाने के बाद फिर अटक गई। फिर कोई उसमें सरिया बीच में फंस गया, फिर वो सरिया को काटा गया। फिर हमको लगा कि 7-8 दिन हो गए हैं आज, तो अब ये तेज़ी से आगे जाएगा, भगवान की कृपा से जो है अब आगे कोई रुकावट नहीं होगी। फिर गया 33 मीटर पर जाके फिर रुक गया।